इन्होंने बिजनेस क्यों कर लिया, राइट? सो आप सबकी मदद से ऑन एंड ओनली गोइंग डायमंड्स गोइंग क्राउन एम्बेसडर ओम प्रकाश यादव जी, ऑल द वे फ्रॉम बिहार, बिग राउंड अप्लॉज। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर। थैंक यू श्रवण जी। आप सब लोगों को नववर्ष की ढेर सारी बधाई। बिहार पटना में बहुत ठंडक है आज। यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और फील लाइक 8 डिग्री 8। सो हम लोग यहाँ अभी मसूरी और शिमला का आनंद उठा रहे हैं। सो बट स्टिल ठंडक है, लेकिन आज बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है, इसलिए गर्मी भी है, डिजिटल गर्मी। आजकल सब कुछ डिजिटल होता है। सो आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं आज आपसे क्या बात करूं, वो ईश्वर जानते हैं। मैं क्या बोलूंगा वो भी ईश्वर जानते हैं। विगत एक सप्ताह 10 दिन से कुछ व्यस्तता थी, कुछ पारिवारिक चुनौती के कारण। बट वो लाइफ इज ऑल अबाउट, चलता है। जैसा श्रवण जी ने बताया और आप लोग जानते भी होंगे, मैंने पिछले साल भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्ति पा ली। मैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, यू कैन से नाउ। आई लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर, and when I retired I was secretary in the department, government of Bihar secretary, highest level होता है। और I was heading one school examination board at the same time and doing multiple jobs। तो उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की, वो भी अभी आई हुई। घर में थोड़ा सा एक ट्रेजेडी हो गया था, उसके वजह से आई हुई है यहाँ। ऐसे मुंबई में रहती है वो, और यूएन का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक प्रोजेक्ट कर रही थी। उसके सिलसिले में विगत 5 6 7 महीने से वो अलग अलग देशों में घूम रही थी। बेटा मेरा दिल्ली में है। देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूं कि ये बिजनेस एज सच, मैंने कई बार बताया, बट दिस बिजनेस एज सच कुछ ऐसा नहीं था कि हमको कुछ बिजनेस करना है। बिहार में वैसे भी नौकरी को लेकर के बड़ा क्रेज होता है। आई बिलोंग टू ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मुझको इस जाड़े की आज सर्द रात में मुझको मेरा 86 87 का साल याद आ रहा है। जो लोग उस उम्र के होंगे और पटना में होंगे या पटना के आसपास रहते होंगे, तो उनको मैं बताऊं, आज उस दिन को याद करके मैं बड़ा भावुक हुआ। 86 का समय था, मैंने इंटर पास किया और मेडिकल में जाना चाहता था। मैंने कई बार बताया आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, बट माय फादर हु वाज ए बिजनेसमैन, हम लोग का कोल माइंस था। वी हैड कोल माइंस इन झरिया धनबाद। 1971 there was a policy of government of India in Srimati Indira Gandhi, that was the policy of nationalization. So our collieries were nationalized in 1971. Our all the properties were seized and confiscated and attached by the district collector. So my father told me that you should become an IAS officer. So somehow तो 86 में जब मैं पटना में आया तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि 71 में सारा चीज जब्त हो गया था और ज्वाइंट फैमिली थी, सब कुछ निकल गया। और जब मैं पढ़ने को आया पटना में, तो मुझको याद है कि एक हाफ स्वेटर, एक मफलर, 2 खादी का कुर्ता और जीन्स का पैंट और एक हवाई चप्पल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं कोई अपनी वाहवाही नहीं लूट रहा हूं। मैं बताने ये चाह रहा हूं, जीवन में जब कभी भी चुनौती आपको आएगा तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कदाचित ईश्वर इस चुनौती के लायक और इस चुनौती के सहारे आपको बिल्ड करना चाहते हैं। मुझको याद है कि उन दिनों 4 डिग्री टेम्परेचर चला गया था पटना का, और एक रूम में हम लोग 4 स्टूडेंट्स रहते थे, और एक ही कंबल था जिसमें हम लोग 3 लोग समा सकते थे। चौथा आदमी नहीं घुस सकता था उसमें। सो फोर्सिबली हम लोग चौथा व्यक्ति, चौथा स्टूडेंट जो थे, हम लोग दोस्त, वो रोटेशन वाइज पढ़ते थे, क्योंकि 4 आदमी सो नहीं सकता था। एक कंबल में 3 ही आदमी सो सकते थे, तो चौथा आदमी फोर्सिबली पढ़ता था ताकि वो जगा रहे। तो आज मुझको अनायास वो दिन याद आया कि कैसे वक्त का पहिया बदलता है और चीजें बदलती है।
दोस्तों, जहां तक इस बिजनेस का ताल्लुक है, मैं बताते चलूं आपको कि लगभग 34 साल की सरकारी इस नौकरी में और बड़ी शिद्दत से मैंने नौकरी की। ईश्वर की कृपा से थोड़ा जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेरे लिए थोड़ा हॉस्टाइल था, बट ईश्वर की असीम कृपा से बेदाग रहा। और इस नौकरी से जितनी सैलरी, मैं आपको ये एम्फेसाइज करके बता, जितनी सैलरी इस नौकरी से मेरे को मिली, उतना पैसा इस बिजनेस ने मेरे परिवार को 12 से 13 साल में दे दिया। आप सोच लीजिए, इस देश की सबसे बड़ी नौकरी में मैं था, और जो सैलरी एंड अलाउंसेस हम लोग को मिलते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी सुविधाएं आईएएस को मिलती है, और वो जीवन भर मिलती रहती है। जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूं, वो सारी सुविधाएं मेरे को मिलते रहेगी। वो गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल्स होता है। लेकिन मैं आपको ये एम्फेसाइज करके ये बता रहा हूं कि यद्यपि बिजनेस में आने का कोई इरादा नहीं था, बाय डिजाइन नहीं आए हम लोग, बाय डिफॉल्ट आ गए, हेल्थ के कारण आ गए, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता तो मैंने कई बार बताया है। लेकिन धीरे 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 बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इस मुकाम पर आए। दूसरी चीज आपको ये बताते चले कि सब कुछ मिला। थोड़ा मेरे पढ़ने का शौक है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मेरी लाइब्रेरी है। मेरी नौकरी की अभी भी 10% इनकम हम इसी में इन्वेस्ट करते हैं। आई हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी, पढ़ने का शौक है। और अगर सही पूछिए आज, तो हम आपको बताएं कि नौ अब इस बिजनेस को आगे करने का कोई मजबूत कारण मेरे पास नहीं। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, वाई आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस बिजनेस? इसलिए कि एक लॉ है, लॉ ऑफ टीथिंग उसको बोलते हैं। जो आपने लिया है समाज से, संसार से, देश से, मानवता से, उसको लौटा देना चाहिए आपको। और ये कर्ज अगर है, तो मैं जब तक मेरी सांस है तब तक कोशिश करूंगा कि मैंने जो समाज से लिया, इस बिजनेस से लिया, आप लोगों से लिया, इतना प्यार, इतना सम्मान, वो सब एक एक पाई पाई हम आपको लौटाएं। और इसीलिए इस बिजनेस में हम कंटिन्यू करें। अन्यथा यकीन मानिए, कोई पैसे की अब बहुत चाहत नहीं, पैसा बहुत है, बहुत आया भी, लगातार आता रहता है, सारी चीजें हैं, बच्चे भी अपने जगह पर हैं। लेकिन अब एक ही चीज हमको मोटिवेट करता है, आई वॉन्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन across the country or the globe in this business or other way, so that they can live a meaningful, successful, healthier and happier life. मैं इसीलिए जी रहा हूं। मैं यहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूं। मेरी आवाज आ रही है श्रवण जी? बीच में आप बोलेंगे, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है कि कई बार डिजिटल में नहीं पता नहीं, ही नहीं चलता है कि हम अकेले तो नहीं बोल रहे नहीं नहीं, हैं। बिल्कुल। दोस्तों, सब लोग थम्स अप करके सर को बताते रहिए। सो नाइस। आज हम अपनी बात आपके साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करेंगे, और आई होप कि हमको शेयर करने का थोड़ा सा, वैसे बहुत टेक से भी हम नहीं है, लेकिन हम ये आपको थोड़ा सा दीजिएगा तो एक आध चीज दिखाने का प्रयास करेंगे, इफ आई कुड कैन जी डू भैया, इट। आप को होस्ट हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो शेयर का स्टार्टिंग शेयर विल स्टॉप, अदर पार्टिसिपेंट कंप्यूट, क्या लिख रहा है, कंप्यूटर साउंड है, डू यू वांट? ओके ओके ओके, सॉरी। सो मैं, देखिए, एक चीज अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, या जस्ट ए मिनट, थोड़ा हम लोग टेक से भी उतना नहीं है। बट एनीवे, जस्ट ए मिनट। यस, तो कैसे आएगा? यस, कहाँ चला गया? हम्म, तो ये आपका जीएसटी वाला पेज ओपन है, इसको क्लोज करके, ये हाँ, आ गया, आ गया। ये आ गया। हाँ जी, ओके, हाँ जी। सो यस, स्लाइड शो देखिए, ये हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग ने अभी एक पेपर प्रोड्यूस किया है, इंडियन इकोनॉमी वुड बी $18 ट्रिलियन बाय 2047। लास्ट में नीचे देखिएगा, एक लिखा हुआ एक सेंटेंस, विकसित भारत, अनसैकलिंग जॉब क्रिएटर्स, इंपावरिंग ग्रोथ ड्राइवर्स।
यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। इस बिजनेस में आप कर क्या रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग नॉट जॉब्स, यू आर हेल्पिंग पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आज हम इस बिजनेस के एक दूसरे पैराडाइम और इस देश के एक दूसरे पैराडाइम पर बात करेंगे। यह देश, जब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा याद रखिए, इंसान, समाज, देश सिर्फ रिसोर्सेस से नहीं बढ़ता है, सिर्फ उसके पास बहुत धन हो उससे नहीं बढ़ता है, बढ़ता है एक मजबूत लीडरशिप से। और ये जो बिजनेस है ना, दिस इज ए बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जितना बड़ा नेतृत्व आपका होगा, जितनी आभा आप बिखेरिएगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। देखिए देश ने कैसे साबित किया। और हमेशा याद रखिए कि जब तक देश समाज आगे नहीं बढ़ेगा, आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप बढ़े भी तो यू विल क्रिएट एन ओएसिस इन डेजर्ट। देखिए 1947 में जब हम देश आजाद हुआ तो उस देश का इकोनॉमी मात्र $2 बिलियन था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के हम मात्र 3% थे। प्रति व्यक्ति आय बताने की आवश्यकता नहीं, हम किस गुर्बत में थे। हमेशा याद रखिएगा, $1 ट्रिलियन आज के तारीख में लगभग 80 से 85 लाख करोड़ रुपया होता है। ये बहुत प्योर इकोनॉमिक्स है, लेकिन हम आई विल ट्राई टू स्पीक बिफोर यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर। 1947 से 2010 63 साल लगे इस देश को $1 ट्रिलियन का मार्क पहुंचने में। इसलिए आपका बिजनेस यदि लग रहा हो कि 2-3 साल हो गया, अभी 9-12% पर ही फंस रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो थ्रेशोल्ड पहुंचेगा उस दिन आप रॉकेट की तरह निकलेंगे। अभी आपको देखिए, मैं अभी आंकड़ा आपके साथ शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहां हैं, आप जीरो से स्टार्ट किए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोविड में आपका बिजनेस नीचे चला, चाहे ये बिजनेस चाहे ट्रेडिशनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो थ्रेशोल्ड आएगा आप उड़ना शुरू कीजिए। 63, इट टूक 63 years टू बिकम $1 ट्रिलियन। लेकिन 2010 से 17 मात्र 7 साल में देश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन। 7 साल। उसके बाद 3 साल में 2017 से 20 $3 ट्रिलियन। अब सोच के देखिए, हो सकता है कि आपको 12 साल लग जाए फाउंडर प्लेटिनम जाने में, हो सकता है आपको 15 साल में एमरल्ड है, आपको कुछ नहीं पता 18 साल में आप हो सकता है ट्रिपल डायमंड से। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ये विश्वास आपको इसलिए दिला रहा हूं कि कोविड के बाद दुनिया में एक चीज का जो नुकसान हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के न्यूज लेटर को यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नुकसान किया कोविड ने, वो था लॉस ऑफ ट्रस्ट। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन हॉस्पिटल, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन फैमिली एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट इन योरसेल्फ। और इस लॉस ऑफ ट्रस्ट से जिस दिन निकला आदमी, और जो लोग निकल रहा, और देखिए कैसे देश निकल रहा। अब 2020 से 2024 अभी जो अंत हुआ है दिसंबर, उसके डाटा रिलीज हो रहे हैं। वी आर $4 ट्रिलियन, 8 चौक 32, 320 लाख करोड़ रुपया का। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जापान नीचे गया हमसे। और ये जो पेपर प्रोड्यूस जो अभी आपको मैंने दिखाया विकसित भारत का, नीति आयोग का एक नियम है इकोनॉमिक्स में, उसको बोलता है रूल ऑफ 72। आप कभी पढ़ेंगे। उस रूल को एक्सप्लेन करते हुए नीति आयोग कहता है कि अब हर एक 18 महीने में इस देश में $1 ट्रिलियन जीडीपी बढ़ेगा। यानी 1.5 साल में 80 से 85 लाख करोड़ रुपया ऐड हो रहा है इकोनॉमी में।
आप सोच करके देखिए, समटाइम्स आई बिकम वेरी एक्साइटेड। मैं 2047 तक रहूंगा न रहूंगा मुझको कुछ पता नहीं, लेकिन ये देश दुनिया के शीर्ष पर रहेगा, इसको आप नोट कर। ये रूल कहता है कि हर एक 1.5 साल में इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय $1 ट्रिलियन एंड आफ्टर एवरी 6 years इट विल बी डबल्ड। तो आज 24 खत्म हुआ, 6 30, 4 दूनी 8, 8 बिलियन ट्रिलियन। 24 से छोड़ दीजिए, 30, 16। एक अनुमान के मुताबिक 2047 में यह कंजर्वेटिव फिगर दिया गया है $18 ट्रिलियन। Probably it will go above $22 trillion and the country will become probably at the top or at least the second largest economy of the world. अब आप सोच करके देखिए, ये रोमांचित आपको करता है कि नहीं मुझको नहीं पता, लेकिन मुझको बहुत रोमांचित करता। और नारा ही दिया है अनसैकलिंग जॉब क्रिएटर्स। आने वाला समय नौकरी करने वाले का नहीं है, बल्कि उसका है जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो क्रिएट कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस हॉल में जो फाउंडर्स प्लैटिनम है उसके टर्नओवर को जोड़ दीजिए, उसने कितने लोगों को हेल्प किया है जोड़ दीजिए, तो आपको बिलीव नहीं होगा। क्योंकि एक फाउंडर्स प्लैटिनम कंजर्वेटिव फिगर हम लेके चल रहे हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है। एक फाउंडर्स प्लैटिनम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 15 से 20 वैसे लोगों को खड़ा कर देता है, वो जो इनकम बनाता है उस इनकम को बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो। अगर 20 लाख भी जोड़ दीजिए और 10 आदमी को भी जोड़िए तो 20 और 10 कितना करोड़ हुआ। एक फाउंडर प्लैटिनम कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया का एंटरप्रेन्योर है। लेकिन चूंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए हम इसकी कीमत ही नहीं समझते। यही समझने की आवश्यकता है। मैंने ये आंकड़े आपको जस्ट इसलिए दिए कि आप लोग या खास करके जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो जेन वाई के हैं, जेन जेड आजकल आ रहा है, उन बच्चों को एक्साइटेड होना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो संक्रमण काल के हैं। हमने लालटेन भी देखा, बिजली आते जाते भी देखा, और वो समय भी देखा कि जब बिजली नहीं कटती। हम लोग कार्बन पर रिपोर्ट बनाते भी देखे, टाइपराइटर भी देखे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग मशीन भी देखे, कंप्यूटर भी देखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख रहे। हम लोग फिजिकली रेड करके अरेस्ट करने भी जाते थे, उसके बाद फिर समन करके बुला के अरेस्ट भी करते थे। अब डिजिटल अरेस्ट भी होता। उस संक्रमण का दौर। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यकीन कीजिए, यू आर इन राइट बिजनेस एंड यू आर विद द राइट पीपुल एंड द राइट टाइम इज कमिंग। सही वक्त आ रहा है। कैसे सही वक्त आ रहा है? पहला तो उदाहरण आपको दे दिया। दूसरा उदाहरण, आपने देखा कि एम्वे ग्लोबल में कितने चेंजेस हुए। सीईओ, इंडिया का जीएम, एंड along with all the teams they have been changed. Why? आपको एक एग्जांपल देता है। अगर आप इस बिजनेस में एमरल्ड हैं तो आपके 3 लेग प्लैटिनम है। अगर आप फाउंडर एमरल्ड हैं तो आपके 3 लेग फाउंडर्स प्लैटिनम है। आप एम्वे को सोच लीजिए, 108 प्लस कंट्री, 100 को ही मानिए फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो उसके 100 लेग हैं। The Amway owner has 100 legs. अगर आपको 3 लेग में कुछ गड़बड़ होता है तो आप चिंतित हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि डग डिवोस और वेंडल फैमिली को चिंता नहीं होती कि मेरा 100 लेग में 1-2 लेग गड़बड़ा रहा है? आपका 6 लेग गड़बड़ा रहा है, 2 लेग गड़बड़ा रहा है, एक आदमी कुछ डगमगाया, प्लेटिनम था भी, फोन नहीं उठा रहा था, आप चिंतित हो रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि जो बैठा हुआ है एडा में, हम लोग गए थे 18 में वहां, उसको क्या नहीं लगता है कि आपकी चिंता, उसको एक एक आदमी की चिंता है। एंड दे हैव मेड ए प्लान नॉट ओनली टू कम बैक बट बाउंस बैक। अंग्रेजी में एक शब्द है जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब होता है धक्का देख के खोलना। द प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ make a jolt
योर बिजनेस इज जगरनॉटिंग, धक्का मार के आपके पास आने वाला है। खाली दरवाजा को बहुत चाबी से टाइट करके बंद नहीं कीजिएगा, दरवाजा को फिर सटा हुआ भी है ना, झटका मार के आपको खोल करके निकल जाएगा, ये बता रहे हैं। दैट इज वाई आई सेड गुड टाइम्स अहेड, वो वक्त आ रहा है। दोस्तों ये तो हमने जस्ट आज पढ़ रहे थे, तो मुझको लगा कि आपके साथ कुछ चीज शेयर करें आज। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? आज हम एक जबरदस्त बात आपसे करेंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। क्या सिर्फ हिंदुस्तान ही उससे उसके दौर से गुजर रहा है? क्या ये रिजिलियंस सिर्फ हम में और आप में है? क्या ये पूरा इकोनॉमी रिवाइटलाइज्ड होने के कारण हम ही और आप एक्साइटेड? क्या दुनिया में इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि बिजनेस में जो बहुत सारे एब्रेशन से क्रॉस द ग्लोब आए हैं, उसके कारण क्या कठिनाई हो रही है? आज आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और वो बहुत सारी कंपनीज में सीईओज भी रहे हैं। इज अ वेरी डेकोरेटेड पर्सनालिटी। उनका नाम है हुबर्ट जॉली। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और एक किताब लिखी है, और उस किताब पर ही आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। उस किताब का नाम है द हार्ट ऑफ द बिजनेस। द हार्ट ऑफ द बिजनेस। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने बिजनेस है ना, उसका हार्ट है क्या बेसिकली? वेदर इट इज एम्बे बिजनेस, वेदर इट इज जॉनसन एंड जॉनसन, वेदर इट इज XYZ, हार्ट है क्या? और हमेशा याद रखिए, हृदय का काम रक्त को धमनियों में पहुंचाना है, चाहे वो इंसान का हृदय हो, चाहे वो बैल का हृदय हो, चाहे हाथी का हृदय हो, चाहे किसी का हृदय। ठीक उसी तरीके से बिजनेस का हृदय है क्या? आज आइए आपसे बात करते हैं कि बिजनेस का हृदय क्या है। और बेसिकली जब उसको हम पढ़े तो आई बिकेम वेरी एक्साइटेड कि जाने अनजाने हम लोग हृदय पर ही काम कर रहे हैं। बाकी लोग तो नाखून और बाल को चमकाने में लगा हुआ है, बाकी लोग तो कॉस्मेटिक चीजें कर रहा था, तो हम लोग तो सही में न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री का भीतर से काम कर रहे हैं। आइए उसको देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? सो आई एम ट्राइंग टू मैं आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। एक सेकेंड, कैसे होता है? एक मिनट। यस। सो थोड़ा हम टेक्स अभी बहुत नहीं है। आई होप कि द स्क्रीन इज विजिबल। श्रवण जी? बिल्कुल भैया, एकदम क्लियर। चलिए, ओके। व्हाई इज एम्बे बिजनेस डिफरेंट? ENT लास्ट में अलग जानबूझ के लिखे, डिफरेंट है तो डिफरेंट दिखना चाहिए। इसको मैंने आपको दिखा दिया। देखिए क्या कहता है, इसको हम जल्दी से दिखा के फिर इस पर बात करेंगे। द हार्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का हार्ट क्या होता है? और अगर आपने अपने बिजनेस के हार्ट को मजबूत रखा तो यकीन कीजिए, टर्नओवर ऊपर नीचे जाएगा, पिन ऊपर नीचे जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे। अगर हृदय मजबूत है तो आपका बिजनेस आगे जाएगा ही जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, परसू ए नोबल काउज। क्या है नोबल काउज? क्यों इतने लोग, क्यों अलग अलग प्रोफाइल के? दुर्गा भाई अभी बता रहे हैं, आप सोच के देखिए क्यों है वो यहां। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है। कहता है कि इसके कुछ की ड्राइवर्स हैं। नोबल काउज का क्या मतलब है? क्रिटिकल फॉर पीपुल टू थ्राइव इन देयर लाइफ एंड देयर बिजनेस, लीडर्स मस्ट इनेबल इट्स लीडर डाउन द लाइन। हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ पीपल। दिस इज नॉट एट ऑल द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बाई प्रोडक्ट है। ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन हमेशा याद रखिए। सही कनेक्शन लोगों के साथ आप बिठाते हैं, इस नोबल काउज को परसू कीजिए। दैट इज किसी भी बिजनेस में। आपने देखा अभी रतन जी टाटा गुजर गए,
रतन टाटा जी और बाकी सब बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या फर्क है? ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन। को जमशेदपुर में रहने का मौका लगा, वहां जब जेआरडी टाटा का निधन हुआ था या फिर और कुछ हलचल होता था, तो बहुत सारी कहानियां जमशेदपुर और आसपास के दिलों में पैवस्त है टाटा के लिए। लोग रोने लगते हैं जब मार्च में जन्मदिन मनाया जाता है जमशेद जी नसरवान जी टाटा का, तो पीपल क्राई इन जुबली पार्क। ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन। इस बिजनेस में आप सच्चा कनेक्शन लोगों के साथ रखिए। अब देखिए, इसकी जो मैंने चर्चा की अभी आपको, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का क्या मतलब है? आप देख लीजिए, लीडर्स मस्ट लर्न to set the right framework for psychological safety, invite participation and respond productively when people speak up। कैसे सरवन जी सबको हाथ उठा के क्यों वेलकम कर रहे थे, क्यों रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? उसको एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलता है। अरे भाई, अभी कितने लोगों ने बताया कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते। दिस इज ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेफ्टी है। कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई इनेबल हो गया, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एक बाप जब अपने बेटे को, अपनी बेटी को अपनी छाया देता है, तो उस बेटी और बेटे को एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी का महसूस। मजबूत कंट्री एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, अगर मुझको कुछ हुआ तो मेरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ। तो इस बिजनेस में आपका होता है कि नहीं होता? ऑटोनॉमी। Leaders need to create freedom within a frame so each can use his unique genuine to create extraordinary outcome। हर आदमी अपने आप में यूनिक है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, अभी तक लगभग 900 करोड़ लोग इस धरती पर आए हैं, साइंस कहता है 900 करोड़। उस 900 करोड़ में किसी का आयरिस, किसी का थंब इंप्रेशन नहीं मिलता है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया, यूनिक बनाया। उसको ऑटोनॉमी दीजिए। लर्निंग, इसके बारे में कितना बात करें। बिकमिंग ग्रेट एट व्हाट वी डू, इस पर चर्चा ही करना बेकार है। अब देखिए, नोबल पर्पस की चर्चा हमने किए थे। जब इसका पूरा इंटरेक्शन कीजिएगा, पूरा इंटरसेक्शन कीजिएगा, तो आपको लगेगा, आपको समझना होगा व्हाट इज यूनिकली गुड इन योर प्लान। अगर आप प्लान दिखाते हैं तो क्यों यूनिक है? हार्ट ऑफ द बिजनेस वही है। ठीक है, पैसा कैसे आता है दैट इज ओके, बट वो व्यक्ति को क्या उसमें यूनिक लगता है? व्हाट पीपुल इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर पैशनेट अबाउट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस लिए पैशनेट है? कोई हो सकता है हेल्थ के लिए बहुत पैशनेट हो, कोई रिकॉग्निशन के लिए पैशनेट हो, कोई ब्यूटी के लिए पैशनेट हो, कोई लोगों को हेल्प करने के लिए, कोई घूमने के लिए। एंड हाउ देयर पैशन कैन मेक मनी। अभी मॉर्निंग न्यूट्रिशन चल रहा है। इफ इट बिकम्स योर पैशन, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस। मैंने ए की चर्चा की, अब जल्दी से इसको खत्म करते हैं। बी, पीपल सेंट्रिक अप्रोच। वो प्रोफेसर कहते हैं, और उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को एनालाइज किया, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। जब वो कोविड के बाद, जब सब में लल आया, सब में डिक्लाइन हुआ, तो इस पर रिसर्च किया गया कि हम लोग जो भाग रहे हैं एआई और टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, आफ्टर ऑल जब तक पीपल सेंट्रिक अप्रोच आपका नहीं होगा, आप नहीं ग्रो कर सकते हैं। पुटिंग पीपल एट द सेंटर ऑफ द बिजनेस। और सोच करके देखिए, 1959 में रिच डिवॉस ने लोगों को सेंटर में रख करके ये बिजनेस लाया था। एंड दैट इज व्हाई दिस बिजनेस विल गो, इट विल गो ऑन, इट विल कंटिन्यू। ये है धरती पर और ये रहेगा। कई लोगों के मन में प्रश्न निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, लीगल सिचुएशन, इकोनॉमिक रिसेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पीपल सेंट्रिक है। मैं इतने बड़े हॉल में नहीं बताना चाहता, जो रिसफलिंग हुई है हाईएस्ट लेवल पर, इट वाज ड्यू टू पीपल सेंट्रिक अप्रोच।
टाटा ने साइरस मिस्त्री को क्यों हटाया? पीपल सेंट्रिक अप्रोच, क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर एवरी एम्प्लॉय कैन, यहां तो एम्प्लॉय शब्द गलत लिखा, हम लोगों के लिए अपने अपने लोग, हर लोगों को ग्रो करने का आपको एनवायरमेंट क्रिएट। व्हाट इज दिस मीटिंग ऑल अबाउट? हियर वी हेल्प ईच एंड एवरी वन टू ग्रो एंड ट्रीट प्रॉफिट एज एन आउटकम, नॉट द गोल। यहां हम पैसा बाय प्रोडक्ट, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैंने शुरू में ही कहा, अब पैसा कमाना या पैसा आता है इस बिजनेस में, इट्स ओके, बट आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट। मैं अब लौटाने के लिए काम कर रहा हूं। हमेशा याद रखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग आर इम्यूटेबल, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज प्रिंसिपल इज ट्रूली एलिवेटेड। जो हमारा प्रिंसिपल है वो एकदम वैसा ही है, ठीक है, उसका टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करें। मैं इसी से यही यही बात हमेशा बताता हूं, भगवत गीता के इस श्लोक को याद रखिए। मैं पीपीटी तो खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये श्लोक मुझको बहुत इंस्पायर करता है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सयस्थित, अहम आदिश्च मध्यंच भूतनाम अंत एव च। गीता का 10वां अध्याय 20वां श्लोक। मैंने ये जस्ट आपके साथ शेयर किया, इसलिए हमेशा याद रखिए। कई लोगों से जब बात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि अब इस बिजनेस का जो मॉडल है वो आउटडेटेड हो गया। जब तक इस धरती पर इंसान है, जब तक उसका हृदय है, तभी तक वो प्रजाति जीवित है। इसीलिए जब तक पीपुल सेंट्रिक अप्रोच किसी बिजनेस का रहेगा, वो बिजनेस मर ही नहीं सकता है, इरेलीवेंट हो ही नहीं सकता, ऑब्सोलीट हो ही नहीं सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने तरह के मॉडल आ जाएं। लोग महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और जब तक किसी देश, किसी समाज, किसी बिजनेस के लिए इंसान महत्वपूर्ण रहेगा, वह बिजनेस जिंदा रहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बात। मेरी आवाज आ रही है? बोर नहीं हो रहा है ना? थोड़ा ज्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा आज 2-3 दिन से कुछ चुनौतियां थी घर में, तो थोड़ा स्पॉटलाइट हम खत्म करते हैं, क्योंकि सब लोग को जब देखते हैं तो लगता है कि इस बात हो रही है, अदरवाइज लगता है कि बात ही नहीं हो रही, हम गैलरी में आ जाते हैं। यस, तो कई बार वो पता चल लगता है कि पता नहीं हम अकेले बोल रहे हैं क्या। ये हमेशा याद रखिए, दुनिया का इतिहास गवाह है, जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस बिजनेस ने लोगों को केंद्र में रख करके सफर तय किया, आगे बढ़ा, वही सबसे आगे गए। और ये बिजनेस दुनिया का सबसे यूनिक बिजनेस इसलिए नहीं है कि इसका प्लान बहुत अच्छा है, कि इसका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, वो तो है ही, बल्कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस इसलिए है कि इसका हार्ट ऑफ द बिजनेस में पीपुल है, लोग हैं। मेक सेंस? आज मैं अपनी एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कदाचित आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। देखिए, एक ये बिजनेस में कहता है कि दो चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट थिंग इज द लीडरशिप, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की, वो इस लीडरशिप का ही था। लेकिन दूसरा है कम्युनिकेशन का भी। हम बात कैसे करते हैं, क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा चर्च के निकलते हैं। और एक जो मेरे अंदर दिल की हमेशा बात रहती है, उस पर आज बात करेंगे कि गॉड ने हमको क्या दिया है, कौन से वो चीज दिए हैं, और ये बिजनेस क्यों गॉड के बड़ा नजदीक है। कहता है ना, इस बिजनेस में 4 स्टेज आता है। पहला स्टेज आता है उत्साह का। जब कोई आदमी ज्वाइन करेगा, ही बिकम वेरी एक्साइटेड। नया आदमी देखिए ज्वाइन करेगा, ऑलवेज एक्साइटेड। उसके बाद थोड़ा 2-4-5 आदमी को प्लान दिखाया, कुछ प्रोडक्ट बताया, कोई हाँ कोई ना, कोई रिश्तेदार बोल दिया कहाँ क्या कर रहे हो, तो दूसरा स्टेज आता है भय का। उसको लगने लगता है कि पता नहीं ठीक ठाक कर रहे हैं या सही जगह आए कि नहीं आए, क्या आजकल धोखेधड़ी भी बहुत। तीसरा उत्साह, तीसरा स्टेज आता है
उसका विजय का। जब वो कुछ पीने अचीव करता है, उसके पास कुछ पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तो तीसरा स्टेज होता है विजय का। चौथा स्टेज होता है, उसको बोलते हैं विश्वास और आस्था का। विजय के बाद यात्रा उसकी चलती रहती है, लगातार ग्रो करते रहता है, लोग आते रहते हैं, तो वो विश्वास और आस्था में बदलने लगता है। लेकिन पांचवा जो सबसे बड़ा स्टेज है इसका, इस बिजनेस का, जो दुनिया में कहीं नहीं है कदाचित, और वो है श्रद्धा का। श्रद्धा कब होता है यहाँ किसके लिए? क्यों आप किसी अपने अपलाइन मेंटोर को या किसी और को भी आपके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है? इसलिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके आस्था को, कहीं ना कहीं आपके विश्वास को सुदृढ़ करता है। वो आपके आस्था को मजबूत करता है। कहीं ना कहीं आपका विश्वास की नैया जब डगमगाता है, तो वो व्यक्ति पतवार बन करके आता है और सागर से निकाल के, लहरों से निकाल के आपको। इस बिजनेस का सही रिवार्ड वही है, जिस दिन आपके प्रति लोगों में श्रद्धा हो जाएगी, समझिएगा आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। अन्यथा बहुत पैसा आ भी गया, बहुत ग्रो कर भी गए, लेकिन लोगों के मन में आपके लिए श्रद्धा नहीं हुआ, तो यकीन कीजिए आप सफल नहीं। मैं इसी पर आज थोड़ी सी बात आपके साथ करूंगा कि ईश्वर ने वो तीन कौन से गिफ्ट दिए हमको, जिसको सहेज के रखना है, इस बिजनेस के लिए भी और समाज के लिए भी, परिवार के लिए। और यकीन कीजिए आपको इतनी खुशी, इतना संतुष्टि मिलेगा। लास्ट फ्यू मंथ से इतना कंटेंटेड हम रहते हैं। आप सोच के देखिए, अभी अभी मैं आपको यही चीज शेयर करता चलूं। पिछले 9 महीने से एक एक हमने सोचा, एक रेजोल्यूशन, एक प्रतिज्ञा लिया कि मैं चीनी नहीं खाऊंगा। लास्ट 8-9 महीने हो गए मैंने चीनी का एक दाना नहीं। 9 महीने हो गए चाय नहीं पिए। चाय पीने का हम इतने शौकीन थे कि जहां भी अच्छा कप प्लेट मिलता था, फट से वाइफ बोलती थी कि 150 कप प्लेट हो गया, किसके लिए लेके आ गए। जब हमको अच्छा मिलता था हम ले लेते थे। अच्छे से अच्छी चाय खरीद के 9 महीने से मैंने चाय नहीं पी। और 9 महीने से एकाध अपवाद कहीं हो गया तो हो गया हो, शाम को 6:30-7 के बाद खाना नहीं खाता। उसका परिणाम ये हुआ, और 1 घंटा लगातार आसन और प्राणायाम करते हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि जब मुक्ति मिली जॉब से, तो उस वक्त मेरे कमर का साइज 36 था। और वो सिर्फ उसी से नहीं हुआ, इतना संतोष, इतना इतना शांत मन, और जब लोगों को बांटने का सुख मिलता है, उस अप्रतिम आनंद, उस अप्रतिम सुख का अनुभव जो कर रहे हैं, उसके कारण 36 से हुआ 34, 34 से कमर हुआ 32, 32 से कमर हुआ 30, अभी 30 का पैंट पहन के बेल्ट लगा रहे। एमबे सेंटर में जाकर के जब पूरा टेस्ट करवाए, तो उसमें आप सब लोग को पता है बीएमडी, बीएमआर, वो सारा टेस्ट होता है, और फाइनल कंक्लूजन वो निकालता है कि आपका बॉडी एज कितना है। तो मेरा बॉडी एज 51 आ गया। सोच के देखिए, यह आप सोच करके देखिए, कितना बड़ा बिजनेस करते, कितना बड़ा पदाधिकारी रहते, कितने बड़े जॉब में रहते, मालूम हुआ आप हैं 60 के और दिख रहा है 80। इस उम्र में मेरे चेहरे की लालिमा आप देख, मैंने कोई गोरा नहीं हूं, फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, लेकिन एक दाग नहीं चेहरे पर है, न तो अवसाद का दाग है, न तो अफसोस का दाग है। ये तभी हुआ जब ईश्वर की उस नेमत को समझने का यत्न किया। आप यदि आप चाहें तो एक चीज आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम देगा। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अभी इधर कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि इस देश में जो कैंसर कितना तेजी से बढ़ रहा है, उसके अन्य जो भी कारण हो, लेकिन एक जो कारण है, बाकी चीज पर आपका बस नहीं है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, ये वो, लेकिन आपके आपके बस में क्या चीज है, तो जरा सुनिए। कहता है कि जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं,
किसी को कुछ देते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, जब आपके हृदय में ईश्वर और इंसान का वास होता है, जब आपके हृदय में किसी को मदद करने की भावना पनपती है, हंसते हैं, तो आप में 3 तरह का, रेदर 4 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये चारों हार्मोन आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, जैसे ये छत, अगर इसके छत के छड़ में थोड़ा सा छत में छेद हो जाए और पानी आना शुरू हो जाए, तो वो छड़ में जंग लगना शुरू होता है, और एक समय आता है जब वो छत को फाड़ देता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, चिंतित होते हैं, तो 3 तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है, एड्रेनलिन, कोर्टिजोन। ये दो तरह का, इनफैक्ट आफ्टर स्ट्रेस, डॉक्टर होंगे, मैं माफ कीजिएगा अगर कोई स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई होगी, एड्रेनलिन और कोर्टिजोन। ये जब हार्मोन सिक्रीट होता है तो वे वैसा ही काम करता है जैसे कि छत में छेद हो गया हो और पानी आ रहा, और यहां से सिक्रीशन होता है, पूरे शरीर में वो जाता है, आपके शरीर को डैमेज करता है। उसको बायोलॉजी में हम लोग बहुत तरह का ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल, बहुत सारा नाम देते हैं, लेकिन आम आदमी की तरफ चलिए वो होता है। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, इस बिजनेस में ऐसे मीटिंग में बैठते हैं, तो इंडोर्फिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ये 4 तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है। मैं परसों तरसों एक बहुत बड़े डॉक्टर के, चूंकि हमारी मदर इन लॉ बीमार थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, कल ही उनका दाह संस्कार हुआ, तो डॉक्टर के साथ हम डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट आज बड़ा मुश्किल था मेरा आना, क्योंकि कल हम क्रिमेशन घाट पर थे, आई वॉज सपोज टू बी देयर, लेकिन आपके साथ बात करना था, और ईश्वर का आदेश हुआ कि नहीं, आपको जाके बात करना है। तो उस हॉस्पिटल में जब डॉक्टर से बात कर रहे थे, ऐसे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अगर सिर्फ मुस्कुराइएगा, हंस रहिएगा, लोगों को मदद कीजिएगा, ये 4 हार्मोन जो सिक्रीट होगा आपके माथे से, ये वही काम करेगा जैसे छत पर आप रिपेयरिंग कर देते हैं, जैसे उसमें कुछ वैसा केमिकल लगा देते हैं कि सीपेज नहीं होता है। तो अरे भाई, हम अपने शरीर को तनाव से, स्ट्रेस से और कैंसर से बचाने का मेरे पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है, हम कहां किसको ढूंढ रहे हैं? वो कहता है ना कि हिरनी के पेट में ही वो कस्तूरी का सुगंध रहता है, और इंसान जहां तहां ढूंढते रहता है। इस बिजनेस ने न सिर्फ आपको शानदार प्रोडक्ट्स दिए हैं, जो रक्त की धमनियों से लेके एक एक कोशिकाओं से लेके आपके चेहरे को ठीक करता है, अपितु इस बिजनेस ने आपको वो ताकत दी जो हजारों लाखों के चेहरे पर आप खुशी बिखेर सकते हैं। और ये वही बिजनेस का हृदय, दैट इज हार्ट ऑफ द बिजनेस, और वही वो प्रोफेसर कह रहा है कि हार्ट ऑफ द बिजनेस यही है। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। आप मुस्कुराइए ना, फिर देखिए खेल। तो मैं उसी 3 गिफ्ट की बात आपसे बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा समय हो गया, मेरे पास 5-7 मिनट का वक्त है, श्रवण जी? बिल्कुल सर। ओके, तो आप देखिए, मैं जल्दी से खत्म करता हूं। ये 3 ताकत, 3 गिफ्ट गॉड ने क्या दिया है, क्या उस गिफ्ट को आप संभाल के रखे हैं? इस शादी में मिलता है गिफ्ट, कैसे लिफाफा मिलता है, उसको देखता है थोड़ा बढ़िया वजन वाला तो उसको पॉकेट में रखता है, थोड़ा हल्का वाला तो उधर फेंक देता है। तो ये जो वजनदार गिफ्ट ईश्वर ने दिए हैं, उसको आप क्या सहेज के रखे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। और जब मैं ईश्वर कह रहा हूं, तो मैं उस परम पिता की बात कर रहा हूं, चाहे वो आप जिस धर्म के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम भाई हो, आप क्रिश्चियनिटी से हो, कहीं से हो, मैं गॉड के, ईश्वर की बात करता हूं। और ईश्वर ने ये नेमत दी, पहली नेमत, इंसान को छोड़ करके इस धरती पर किसी को भी फ्रीडम एंड पावर टू चूज नहीं दिया। फ्रीडम एंड पावर टू चूज एंड फ्रीडम एंड पावर टू लाफ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, इंसान को छोड़ के बाकी कोई हंसना जानता ही नहीं है, किसी को हंसने नहीं। लेकिन खुदा और ईश्वर की दी हुई इस नेमत को हम लोगों ने सीख रख दिया है, अब बंद किए रहते हैं, मुस्कुराते ही नहीं।
पहला पावर। दूसरी पावर, नेचुरल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। जो नेचुरल लॉज हैं कुछ उसमें वो ईश्वर ने आपको दिए हैं। क्या वो नेचुरल लॉज ईश्वर ने आपको दिए हैं? क्या आप उस नेचुरल लॉज के साथ है कि प्रकृति के उस नियम के विपरीत आप चल रहे हैं? पहला है लॉ ऑफ हार्वेस्ट। आप जो रोपिएगा वही काटिएगा, याद रखिए हमेशा। इस बिजनेस में जो प्लान दिखाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, तो आपका थीम, आपका मोटिव क्या रहता है? क्या आपका मोटिव ये रहता है कि अगर आ गया तो एक 10,000 का ले लिया तो 100 पीवी हमारा हो गया तो मेरा इस महीने का काम चल जाएगा? कहीं ये तो मोटिव नहीं। कहीं ये तो मोटिव नहीं कि इसको लाते हैं पकड़ धकड़ के जुगाड़ लगा के ये आ जाएगा तो 10-20 आदमी दे देगा हमको। तो लॉ ऑफ हार्वेस्ट है, जैसा आप रोपिएगा वैसे ही पाइएगा। तो अगर हृदय से काम करते हैं कि भाई अगर ये आदमी समझ गया, अगर इस आदमी को ये के बात समझ में आ गई तो उसका जीवन बदल जाए, अगर ये इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया, अगर वो इस कार्यक्रम में शामिल हो गया तो उसका जीवन बदल जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लॉ ऑफ हार्वेस्ट तो ही आपको मिलेगा। आप खुशी दीजिएगा खुशी मिलेगा, टेंशन दीजिएगा टेंशन मिलेगा। तो वो पिक्चर देखे थे ना सुनील शेट्टी का, उसमें डायलॉग है, कभी भी टेंशन लेने का नहीं देने का, तो यहां ना लेने का ना देने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा, लेकिन इसको एकदम समझिए ऐसे, ईश्वर के यहां न शब्द नहीं है। गॉड हैज डिलीटेड अ वर्ड नो। याद रखिए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर हमको बीमार नहीं बनाइए, तो गॉड के यहां नो नहीं है, उस कंप्यूटर में नो है ही नहीं, तो नो कट जाएगा। तो क्या बनेगा? हे ईश्वर हमको बीमार कर दीजिए, अब बीमार होइए। हे ईश्वर हमको गरीब नहीं बनाइए, तो नहीं तो डिलीटेड है, तो हे ईश्वर हमको गरीब बनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप बोलिएगा वही ब्रह्मांड में जाकर के लौटेगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा शब्द मरते ही नहीं है, लौट के आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुस्कुराइएगा मुस्कुराहट मिलेगी। अगर आप प्रॉस्पेरिटी दीजिएगा आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ये नेचर का लॉ है जो हमारे और आपके साथ काम करता है। लॉ ऑफ टीचिंग, देना। आप जो दीजिएगा, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर उसको देते हैं तो वो बढ़ता है। अगर आपके पास प्यार है, आप देते हैं, वो बढ़ता है। अगर आपके पास खुशी है, आप लोगों को देते हैं, बढ़ता है। देखते हैं नहीं, अगर आप उदास हैं अकेले, लोगों से मिलिए, उसको अपना दुखी बांट दीजिएगा तो कम। ये लॉ है नेचर का। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगिए। आप कभी पढ़िएगा, आप आइंस्टाइन को पढ़िएगा, उन्होंने लिखा है कि जब वो खोज कर रहे थे तो वो जब भी धरती पर पैर रखते थे, सुबह सुबह उठते थे, पैर रखते थे, तो वहीं से थैंक यू गॉड कहना शुरू करते थे। और उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता था कि दिन भर में मैं थैंक यू गॉड या थैंक यू लोगों को 1,000 बार कह दूं। तो अपना वो जो ग्रेटिट्यूड है 1,000 बार लोगों को बता। मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं। और तीसरा और अंतिम लॉ जो दिया है वो जबरदस्त है गॉड का, और उसका प्रयोग करिए, क्योंकि उसका अगर प्रयोग कर डाला तो लाइफ झिंगा ला। क्या है वो तीसरा लॉ? वो तीसरा लॉ है पावर ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सा इंटेलिजेंस की बहुत ज्ञानी है हम? कौन सा इंटेलिजेंस की कितना तेजी से दूसरों को बेवकूफ बना दे रहे हैं? कौन सा इंटेलिजेंस? देखिए कौन सा इंटेलिजेंस की चर्चा हो, मैं जल्दी से बता देता हूं। बेसिकली 4 तरह का इंटेलिजेंस गॉड ने दिया है। चाहे तो लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छा। मेंटल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं। आईक्यू के बारे में बहुत कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। मेंटल इंटेलिजेंस, 80 बिलियन सेल्स होता है यहां। एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी डॉक्टर कैंडेक पर्ट, उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान जिस दिन तक जिंदा रहता है तब तक नए सेल बनते हैं शरीर में, और हर सेल उसके इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इस बिजनेस में भी आप 90 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप जिस दिन तक आपके सांस में सांस चल रही है उस दिन तक आप कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल इंटेलिजेंस, आईक्यू भी बोलते हैं। फिजिकल इंटेलिजेंस, सोच लीजिए कि गॉड का क्या इंटेलिजेंस। हृदय अपने आप धड़कता है, आपको आपसे पूछता है रात में, आप तो सो जाते हैं, वो कहेगा कि नहीं आप तो बोल नहीं रहे थे, तो हम थोड़ा देर हम भी रेस्ट ले लिए। हृदय, लंग्स, लीवर, सारा फंक्शन कर रहा है अपने आप। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप कुछ नहीं भी करते हैं तो 1200 से 1400 कैलोरी आपका जल जाता है। फिजिकल इंटेलिजेंस, पीक्यू। तीसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू बोलते हैं। मैं आज उसकी चर्चा नहीं, मैं चौथे इंटेलिजेंस की चर्चा करूंगा, और वही बेसिकली आपके पूरे जीवन, पूरे बिजनेस को बदल करके रखता है, जिस पर काम करने की आवश्यकता, और वही सारा चीज बदलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग किसी के चेहरे के भाव से पकड़ लेते हैं। एक अंग्रेजी में शब्द है ट्रिपिडिएशन, माने आपको लगने लगेगा कि ये इस पर क्या गुजरी है, चेहरे का भाव बता देता है। और ईश्वर ने जो चौथा इंटेलिजेंस दिया है, वह दुनिया में लोगों को बड़े उपलब्धि हासिल करा। वही दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस लीडर, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास वही इंटेलिजेंस होता है। और वो चौथा इंटेलिजेंस, यानी तीसरे गिफ्ट का चौथा इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वेसेंट या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसको समझने की आवश्यकता है, क्या है ये, इसी को बता के हम अपनी बात खत्म करते हैं। अभी एक किताब हम पढ़ रहे हैं, देखिए किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये किताब लिखी हुई है एक फ्रेंच राइटर की, डोमिनिक लैपिए और लैरी कॉलिंस। इन लोगों ने 1975 में ये किताब लिखी थी, और देश की आजादी के समय दुनिया में लिखी जाने वाली किसी भी किताब से बड़ी किताब है ये। और मजेदार बात यह है कि यह न तो ब्रिटिश है, न तो इंडियन है, न तो पाकिस्तानी है, ये फ्रेंच है। 1971 से इस दोनों शख्स ने काम शुरू किया था। 800 केजी का अखबार, 800 केजी पेपर रिसर्च में जमा किए, 32 घंटे का ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू का था, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी, और बरसों बिताए इसने गलियों में। कलकत्ता के गली में, झोगड़ी झुप्पी में 6-7 महीना रहा। कलकत्ता के लोग इस डोमिनिक लैपियो को बंगाली नाम दे दिया था, बोलता था डोमिनिक दा, डोमिनिक दा, डोमिनिक दा। इस स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बारे में लिखता है, गांधी के बारे में। क्या वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन था जिससे ब्रिटिश हुकूमत कांपता था। चर्चिल के बारे में लिखा है कि अगर चर्चिल 1945 में इलेक्शन नहीं हारते और वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहते, तो कदाचित देश को कुछ दिन बाद और आजादी मिलती। उसके बाद चर्चिल हारते हैं, क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बन के आते हैं। उसके बाद जनवरी में माउंटबेटन को भेजा जाता है। मैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात बता रहा हूं। माउंटबेटन अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब पार्टीशन का बात उठा रहमत अली और जिन्ना के बाद, पूरा मुल्क, खास करके नॉर्थ वेस्ट का इलाका और इधर ईस्ट का इलाका में जबरदस्त कम्युनल राइट हुए। ब्रिटिश के पास इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, माउंटबेटन एक्सेप्ट करता है कि मैं इतने तमाम सेना और सैनिक और पुलिस के बावजूद आज अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूं उस नंगे फकीर के सामने, जिसके पास इतना इंटेंस पावरफुल स्पिरिचुअल क्वेसेंट है कि जहां वो बैठ जाता है उपवास पर, वो इलाका शांत हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वेसेंट। इस बिजनेस में आपके जाने के बाद, आपके पहुंचने के बाद, आपके फिजिकल, आपके डिजिटल अपीयरेंस से क्या लोगों का विश्वास इस कदर बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि यस आई कैन डू, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगर आप ऑफलाइन मेंटर हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप इंडिविजुअल ही लीडर, आप इंडिविजुअल ही ऑर्गेनाइजेशन है,
हम तो चले थे अकेले जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज आप अकेले खड़े, आपको पता ही नहीं आपके पीछे कितनी बड़ी दुनिया, कितने बड़े लोगों का कारवां चल रहा है। दैट इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। क्या आपके प्लान दिखाने के बाद एक वो ऑरा फूटता है कि लगता है कि यस, मैं इसी आदमी की तलाश में। क्या आप किसी को वो प्रोडक्ट बताते हैं कि साहब आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट ऐसे ऐसे करना, ये फॉलो करना, आप ठीक हो जाएंगे, तो क्या उसको विश्वास जगता है? वही स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और इस पर काम करने की आवश्यकता है। दुनिया भर में रिसर्च ये बताते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं भी वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन। एक रतन टाटा जब खड़ा होते थे तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन को लगता था कि यस, मेरे साथ तो रतन टाटा। क्या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब खड़े होते हैं तो आपका एक एक बंदा, चाहे वो आज ज्वाइन किया हो, चाहे 10 साल पहले ज्वाइन किया हो, वो नई ऊर्जा प्राप्त करता है? वो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। क्या आपके आपके कारण, क्या आप श्रद्धा से देखे जा रहे हैं? क्या आपकी उपस्थिति लोगों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं? क्या आपकी उपस्थिति लोगों में विश्वास और आस्था को पुनर्जीवित करता है? वो स्पिरिचुअल। दोस्तों, यह बिजनेस कभी भी ज्ञान से नहीं चलेगा। आप कितने ज्ञानी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहता है, एक रिसर्च बताता है कि व्यक्ति अपने बारे में सुनने, जानने और प्रशंसा किए जाने के लिए 1000 गुना ज्यादा ललायित रहता है बनिस्पत दूसरे के। एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, विलियम समथिंग नाम था उनका, नाम भूल जा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चाहत किसी इंसान की यह है कि वो रिकॉग्नाइज होना चाहता है। वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। क्या वो सम्मान, क्या वो आदर, क्या वो प्रशंसा, क्या वो विश्वास आप ट्रांसफर कर पाते हैं? वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन। सोच करके देखिए कि वो व्यक्ति, बूढ़ा नंगा फकीर, जिसको साउथ अफ्रीका में टिकट रहने के बावजूद उठा के फेंक दिया था, और वहां से उठा कहा कि साउथ अफ्रीका में सिविल लिबर्टी की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान आता है वो व्यक्ति गलियों में, झुग्गियों में, झोपड़ों में, एक जगह का वर्णन उसमें दिया हुआ है कि वेस्ट बंगाल में जा रहे थे जहां दंगा हो रहा था, शांति का संदेश लेकर के। लोग उनके रास्ते में मैला फेंक दिए, फीकल मैटर, पैखाना फेंक दिए। गांधी झाड़ू से लेकर उसको साफ कर रहे थे और उसके पास जा रहे। वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन। चर्चिल इतना डरता था कि जब 45 में यहां पर अकाल पड़ा, वेबल उस वक्त का वाइसराय था, उसने लिखा कि यहां पर बहुत अकाल पड़ रहा है, बहुत लोग मर रहे हैं, जल्दी से आजादी दे दीजिए, बहुत लोग मर रहा है, जल्दी से निर्णय लीजिए। वो चर्चिल इतना दुष्ट था कि वो कहता है वेबल से कि वो सब तो ठीक है, लेकिन वो गांधी मरा कि नहीं मरा। एक नंगे फकीर से पूरा इंग्लैंड थर्राता था। जब वो पहली बार व्यक्ति गया बकिंगम पैलेस में, कहा कि यहां तो ड्रेस का प्रोटोकॉल है, बोला मैं तो ऐसे ही आऊंगा। और पहली बार इंग्लैंड के इतिहास में बकिंगम पैलेस में किसी व्यक्ति को एंट्री मिली बगैर ड्रेस प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए। क्या वो ताकत आप पैदा कर रहे हैं? क्या किसी के पास आप गए जो निरुत्साहित है, तो उत्साह है, कैसे होगा, नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ये हो गया गड़बड़, मीटिंग नहीं हो रहा है, ऐसे ईएनए हो गया, ये हो गया, वो गड़बड़ा रहा है, कैसे मेरा होगा? आप जैसे ही जाते हैं, क्या वो सारी चीजें बिल्कुल परफ्यूम की तरह उड़ जाता है? दैट इज व्हाट इज। इसलिए दोस्तों याद रखिए, इस बिजनेस में लीडर वो नहीं है जो बहुत जानता है। इस बिजनेस में लीडर वो भी नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। इस बिजनेस में लीडर वो भी नहीं है जो बहुत स्मार्ट है। इस बिजनेस में वो भी लीडर नहीं है जो बहुत बहुत बढ़िया बोलता है। गांधी कभी बढ़िया नहीं बोलता। गांधी हैज नेवर बीन ए गुड लॉयर। कभी नहीं बोल पाते थे। पहला बार जब उनको भाषण देने के लिए गया तो कागज लेके पढ़ रहे थे, वो भी नहीं बोल पाए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप वैसे लीडर हैं जो उत्साह का संचार, विश्वास का संचार, आस्था का संचार कर पाते हैं?
अगर वो कर पाते हैं तो यू आर ऑन द राइट प्लेस। दोस्तों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, और यकीन मानिए, जिस दिन आपको यह यकीन हो जाएगा कि चूंकि देश बढ़ रहा है, देश का नेतृत्व बढ़ रहा है, आप भी बढ़ेंगे। आने वाला सदी, आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए शानदार होने वाला है। आपको अंदाजा भी नहीं कि कितनी सारी चीजें हो रही हैं। इस देश का पूरा पैराडाइम बदल चुका है। इस देश में अब उसकी पूछ नहीं है जो नौकरी मांग रहा है, इस देश में उसकी पूछ है जो होप दे रहा है, लोगों को खड़ा कर रहा है, अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है। इस बिजनेस में अगर आप डायमंड है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कम से कम 200 करोड़ का इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, क्योंकि एक डायमंड के ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 100 लोग तो ऐसे होते हैं जो एक शानदार इनकम बनाते हैं, जिस इनकम जो ऐसा कोई कंपनी में काम करता तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आप अगर प्लैटिनम है तो कम से कम 25-30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा कर दिया है, और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं, आपने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल कर। तो मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बहुत ज्यादा समय हो रहा है, एंड सॉरी, थोड़ा ज्यादा समय मैंने ले लिया। उम्मीद है कि आप सब लोग नए साल में इसी उत्साह और इसी प्रगति के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू श्रवण जी, बैक टू ऑल। थैंक यू। पर आज आपने हमको निशब्द छोड़ दिया, हमारे पास कहने के लिए अब कुछ रहा नहीं। आई मीन दोस्तों, अदर देन द सेशन, ठीक है, सेशन तो डेफिनेटली वो तो अच्छा होना ही था, बट जो एक कमिटमेंट और एक लीडरशिप की जो सर बात कर रहे थे, वो आज खुद उन्होंने जो परिचय दिया, मैं तो खुद कहने ही वाला था, लेकिन सर अभी खुद ही बता बैठे, कल ही उनकी सासू जी का निधन हुआ है और उनकी अंत्योष्टि कल ही करके आए हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टुडे ही वॉज देयर, ही हैज कमिटेड अस, आज वो हमारे से बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन द हाइट ऑफ कमिटमेंट एंड द लव फॉर पीपल। आई मीन इट वॉज सो इजी फॉर हिम कि नहीं भाई, अभी अभी ये घटना घटी है, आई कैन नॉट बी देयर, और मैं भी कुछ नहीं बोल सकता था उस वक्त कि नहीं सर आप बिल्कुल मत आइए, लेकिन ना एक बार उन्होंने कुछ कहा, और आज जब सेशन शुरू होने की बारी आई तब उसके 5 मिनट पहले बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब से मैं निशब्द हूँ। आई मीन सर, हैट्स ऑफ। जब आज आप कह रहे थे कि लव फॉर पीपल, तो पता नहीं बाकी लोगों को कितना समझ में आया, लेकिन मैं तो एकदम इस बात का कायल हूँ सर कि आपने वाकई में, चाहे कोई किसी भी टीम से हो, लेकिन जिस तरह से आज आपने दिल से हम सबको दिया है दोस्तों। आई मीन चैट बॉक्स तो लगातार सब भर भर के लिख ही रहे हैं, तब से मैं तो देख रहा हूँ 150 से ज्यादा तो कमेंट्स आ चुके हैं। बट थैंक यू सर, आई मीन फॉर योर लव, और जो आप इस सोसाइटी को और आपके माध्यम से हम सबको देना चाह रहे हैं, और हम जरूर हम लोग ग्रो करेंगे। और सर कहीं ना कहीं हमारे सफलता में आपका भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सो दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक जस्ट सूचना दे देते हैं, 12 जनवरी को बनारस में लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो बनारस में हम 12 तारीख को रहेंगे। सो ये सूचना थी। आप लोग सब लोग के लिए बहुत बहुत आभार। आपने थोड़ा ज्यादा समय मैं ले लिया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया, थोड़ा भावुक भी हम हो गए। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर आप सब लोग को आशीष दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दोस्तों। सर के पूरे परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हुए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आपका आभार। थैंक यू सो मच सर। पूरे इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू।